हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक चक्रवात के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि चक्रवात क्या होता है, यह कैसे बनता है, चक्रवात कितने टाइप के होते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो चक्रवात से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये इंपॉर्टेंट क्लास चक्रवात। सबसे पहले चक्रवात होता क्या है? तो जब किसी क्षेत्र में कम दबाव बनता है, कैसे बनता है? लो प्रेशर जब किसी क्षेत्र में बनता है तो चारों ओर की हवा केंद्र की ओर आती है और ये घूमती है, इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में कम दाब मतलब लो प्रेशर अगर किसी क्षेत्र में बनता है तो चारों ओर की हवा केंद्र की ओर आती है और घूमती है, इसी को चक्रवात कहते हैं। तो लो प्रेशर कब बनेगा? जब जैसे यहाँ पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो यहाँ की हवाएं गर्म होगी, गर्म होने के बाद हवाएं क्या होती हैं? ऊपर जाती हैं। जब हवाएं ऊपर जाएंगी तो यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, और जब बाहर की तरफ कैसा रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। तो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से किधर जाती हैं? लो प्रेशर से। तो इसीलिए जो हवाएं हैं वो चारों ओर से हवाएं किधर की तरफ आएंगी? केंद्र की तरफ आती हैं, और इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। तो इसके अंदर अगर चक्रवात की विशेषता की बात की जाए तो इसकी जो हवाएं होती है केंद्र की तरफ बहुत तेज स्पीड से आती हैं, जिनकी स्पीड लगभग 120 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर बात की जाए भारी, तो अगर जो चक्रवात होते हैं उनसे भारी वर्षा होती है। यह अत्यधिक वर्षा का कारण और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है चक्रवातों के कारण ही। तूफान का उछाल, समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। जब भी चक्रवात आते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्रों में क्या बताता है? ये चक्रवात तबाही मचाते हैं। तो जब भी कभी भी चक्रवात आते हैं तो जो समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और समुद्र के साथ जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें क्या मचाते हैं? तबाही मचाते हैं। और चक्रवात से अचानक मौसम में क्या होता है? बदलाव होता है। इससे मौसम तेजी से बदलता है, जैसे तेज हवाएं अचानक चलने लगेंगी, बादल और बारिश स्टार्ट हो जाती है। अगर बात की जाए अवधि की तो एक चक्रवात आमतौर पर कुछ दिनों तक रह सकता है। तो जो चक्रवात, जिसको हिंदी इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं, जब भी चक्रवात आता है तो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं कहां पर चलती हैं? केंद्र की ओर आती हैं। और इनकी स्पीड कितनी होती है? इनकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा से 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। और जब भी चक्रवात आते हैं तो भारी बरसात होती है, इनसे तूफान आता है, तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाते हैं जब भी साइक्लोन आते हैं। और इससे अचानक मौसम में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल और बारिश होती है। और जो ये चक्रवात है ये कुछ दिनों तक रह सकता है। अब बात की जाए चक्रवात के टाइप की, तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण चक्रवात। तो चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और दूसरा होता है शीतोष्ण चक्रवात जिसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो जब समुद्र के ऊपर कम दबाव बनता है तो चारों ओर की जो हवा है वो तेज गति से घूमते हुए केंद्र की ओर आती है, और इसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो जब समुद्र के अंदर कम दाब बनता है, जहां पर कम दाब रहेगा और इसके चारों तरफ क्या रहता है? अधिक दाब। तो अधिक दाब से जो हवाएं हैं कम दाब की तरफ आती हैं। तो जब ये हवाएं अधिक दाब से कम दाब की ओर अर्थात केंद्र की ओर चलती हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात या ट्रॉपिकल कैंसर साइक्लोन कहते हैं। अब ये कम दाब क्यों बनेगा समुद्र में? तो आपको मैंने बता दिया, जब सीधा सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा तो ये गर्म होगा, गर्म होने पर यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद में यहाँ पर जो दबाव कम दाब क्षेत्र बनता है, जबकि बाहर की तरफ जो दाब होता है वो कैसा रहता है? ज्यादा रहता है, और इसलिए जो हवाएं हैं वो बाहर से केंद्र की तरफ आती हैं, और इसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इस चक्रवात के अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट वो हैं, ये पाए जाते हैं। चक्रवात के अंदर एक आई होती है जो सबसे शांत क्षेत्र होता है, और यहाँ पे साफ आकाश होता है। तो जब भी चक्रवात आता है तो उसके बीच में क्या रहता है? एक आई रहता है। और ये जो आई है ये ओनली ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसमें ही पाई जाती है। शीतोष्ण चक्रवात में ये आई नहीं पाती है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जो ये आई जिसको शांत क्षेत्र कहते हैं ये ओनली
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में पाई जाती है, शीतोष्ण चक्रवात में नहीं पाई जाती। तो चक्रवात में एक आई होती है जो शांत क्षेत्र होता है और यहाँ पे साफ आकाश होता है, यहाँ किसी प्रकार की कोई बरसात या कोई हवाएं, तेज हवाएं नहीं चलती हैं। और एक होता है आईवाल। क्या होता है? आईवाल। इसके चारों ओर का जो ये हिस्सा होता है इसी को क्या बोलते हैं? आईवाल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? आईवाल बोला जाता है। और ये ही सबसे खतरनाक होता है। कितना? ये जो दूसरे नंबर का होता है, एक नंबर का, ये आई कहलाता है इस वाले क्षेत्र को। ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, इसको आई बोलते हैं। और उसके बाद ये दूसरा जो क्षेत्र होता है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? आईवाल बोलते हैं। सॉरी। ये सबसे खतरनाक होता है और तेज हवाएं और भारी बारिश है वो इसी क्षेत्र में होती है। जो ये आईवाल क्षेत्र है इसी के अंदर तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। उसके बाद होता है रेन वेंट्स। ये जो बाहर का घुमावदार होते हैं, भारी घुमावदार बादल होते हैं, उनको रेन वेंट्स बोला जाता है। और ये भी लगातार वर्षा करते हैं लेकिन तेज हवाएं, भारी बारिश इनके कारण नहीं होती। जो तेज हवाएं और भारी बारिश है वो आईवाल्स के कारण होती है। जबकि जिसका आई क्षेत्र, जिसको हम शांत क्षेत्र बोलते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार कोई बारिश नहीं होती। और यहाँ पर जो आकाश होता है वो कैसा रहता है? साफ रहता है। अब बात करें उष्णकटिबंधीय निर्माण की क्या क्या शर्तें हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए? सबसे पहले तो उच्च तापमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए जो तापमान है वो कैसा रहना चाहिए? उच्च तापमान। तो इसके लिए जो समुद्र का तापमान है वो कम से कम 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो जब समुद्र का तापमान कम से कम 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। दूसरा, उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। जो वायु की आर्द्रता है वो भी उच्च होनी चाहिए। तीसरा है कोरियोलिस बल। किसका? कोरियोलिस बल। देखिए, मैंने आपको जब कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ाया था वहां मैंने बताया था भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल का मान 0 होता है, जबकि ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो जो भूमध्य रेखा पर ये जो चक्रवात है ये नहीं बनते। और ये जो चक्रवात बनते हैं ये 5 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच ही बनते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास चक्रवात क्यों नहीं बनते उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास में कोरियोलिस बल नहीं रहता। भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है उसका मान क्या रहता है? 0 रहता है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कोरियोलिस बल का होना जरूरी है। तो इसीलिए भूमध्य रेखा के आसपास में चक्रवात इतने नहीं बनते हैं। ये जो चक्रवात बनते हैं ये 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 5 से 30 डिग्री अक्षांश भी कई बार इनको बोला जाता है, उस क्षेत्र के अंदर ही ये बनते हैं। दूसरा, इसके लिए शांत वायुमंडल चाहिए। मतलब ऊपर और नीचे की हवा में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो जो अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आपको शांत क्या चाहिए? वायुमंडल चाहिए। और इसके लिए विशाल महासागरीय क्षेत्र भी होना चाहिए जिससे ऊर्जा की आपूर्ति निरंतर होती रहे। इसीलिए क्या होना चाहिए? विशाल महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए जिससे ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति होती रहती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की कुछ शर्तें हैं। एक तो जो समुद्र का तापमान है वो कम से कम 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर मतलब उच्च तापमान होना चाहिए। वायु की उच्च आर्द्रता होनी चाहिए। कोरियोलिस बल भी होना चाहिए। शांत वायुमंडल होना चाहिए और विशाल महासागरीय क्षेत्र होना चाहिए। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण की क्या होती हैं? शर्तें होती हैं। अगर बात की जाए, विश्व में कुछ चक्रवात हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से माना जाता है। जैसे अमेरिका के अंदर हरिकेन के नाम से जाना जाता है चक्रवातों को। हमारे भारत के अंदर उनको चक्रवाती बोला जाता है। इस जो हमारा जो पश्चिमी एशिया है उसके अंदर भी इसको चक्रवात बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको क्या बोला जाता है? बिली बोला जाता है। चीन, जापान, इनके अंदर जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चीन, जापान और फिलीपींस के अंदर जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून बोला जाता है। तो ये क्या होते हैं? कुछ अलग अलग चक्रवात के नाम है। तो ये आपको याद रखिए, एग्जाम में ये कई बार पूछा। जैसे भारत, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोला जाता है? चक्रवात भी कहते हैं। तो जो भी चक्रवात आएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो कहाँ पर आते हैं? समुद्रों में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? समुद्रों में आते हैं। और उसी का इफेक्ट फिर किस पर पड़ता है? पृथ्वी पर पड़ता है। जैसे भारत के बंगाल की खाड़ी में आ गया तो कई बार चक्रवात आते हैं, उससे क्या होती है? बारिश होती है। तो जैसे भारत के अगर हिंद महासागर में कोई चक्रवात आता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। जबकि अमेरिका के अंदर जो चक्रवात होते हैं जो अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं उनको क्या बोला जाता है? हुरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुरिकेन बोलते हैं। याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जापान, चीन और फिलीपींस के अंदर जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापान, चीन और फिलीपींस के अंदर जो चक्रवात आता है उसको क्या बोलते हैं? टाइफून बोला जाता है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चक्रवात होते हैं उनको विलिबिली कहते हैं। यूरोप जो भूमध्य सागर के अंदर जो चक्रवात आते हैं यूरोप में, उनको चक्रवात या उनको मेडिकेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेडिकेंस। और पश्चिम एशिया के अंदर जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवाती बोला जाता है। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत और पश्चिम एशिया के अंदर जो चक्रवात होते हैं उनको चक्रवात के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो अमेरिका के अंदर अटलांटिक महासागर और मैक्सिको की खाड़ी में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। जापान, चीन और फिलीपींस के अंदर जो चक्रवात आता है उनको टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चक्रवात होता है उसको क्या बोलते हैं? बिलिबिली बोला जाता है। यूरोप जिसके अंदर भूमध्य सागर होता है वहां पर जो चक्रवात आते हैं उनको मेडिकेंस कहते हैं। ये याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात की जाए भारत में चक्रवात की, तो भारत में अगर चक्रवातों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो चक्रवात होते हैं वो भारत में कहां पर आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। कहां पर आते हैं? सबसे ज्यादा चक्रवात जो भारत के अंदर आते हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं, और सबसे कम आते हैं वो अरब सागर में आते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो भारत में अगर सबसे ज्यादा चक्रवात की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में आते हैं और सबसे कम अरब सागर में आते हैं। और इनका कारण मैंने बता दिया, ज्यादा तापमान और जो नमी होती है, आर्द्रता होता है, वही इसका क्या होता है? कारण होता है। अगर समय की बात की जाए तो अप्रैल और जून के बीच में आते हैं जिनको प्री मानसून बोला जाता है, और अक्टूबर और दिसंबर के बीच में भी चक्रवात आते हैं जिनको क्या बोला जाता है? पोस्ट मानसून कहते हैं। तो भारत में भी चक्रवात आते हैं, ज्यादा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, कम चक्रवात अरब सागर में आते हैं। और अगर समय की बात की जाए, अप्रैल से जून के बीच में जो चक्रवात आते हैं उनको प्री मानसून बोला जाता है, और जबकि अक्टूबर से दिसंबर के बीच के जो चक्रवात आते हैं उनको पोस्ट मानसून कहते हैं। अब बात करें चक्रवात बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो देखिए, सूर्य का जब प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तो समुद्र क्या होता है? गर्म होता है। अब गर्म होने पर हवा क्या होती है? ऊपर उठती है। क्या होती है? जब समुद्र गर्म होता है तो हवाएं कहाँ उड़ती हैं? ऊपर की तरफ उड़ती हैं। नीचे कम दाब बनता है। जब हवाएं ऊपर की तरफ चले जाएंगी तो वहां पर क्या बनेगा? नीचे कम दाब बनता है, और उसके चारों ओर जो दाब होता है वो क्या रहता है? अधिक रहता है। तो जब चारों ओर दाब अधिक रहेगा तो हवाएं चारों तरफ से कहाँ आएंगी? अंदर की तरफ आती है। कहाँ आती हैं? चारों तरफ से हवाएं अंदर की तरफ आती है, क्योंकि अंदर की तरफ निम्न दाब रहता है और बाहर की तरफ क्या रहता है? उच्च दाब। और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, इसलिए चारों तरफ से हवाएं कहाँ आती हैं? निम्न दाब की ओर आती हैं। और जब हवाएं निम्न दाब की ओर आती हैं तो कोरोलियस बल के कारण ये हवाएं क्या हो जाती हैं? घूमती हैं। क्या जो कोरोलियस बल होते हैं उसके कारण ये हवाएं क्या होती हैं? घूमती हैं, और इनके घूमने से क्या बनता है? चक्रवात बन जाता है। तो चक्रवात कैसे बनते हैं? तो समुद्र गर्म होता है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये किसकी बात हो रही है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही है। तो समुद्र गर्म होता है, गर्म होकर हवा ऊपर उठती है तो वहां निम्न दाब क्षेत्र बनता है। उसके बाहर की तरफ जो होता है वहां पर अधिक दाब होता है, हवाएं अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। कोरोलियस बल के कारण ये हवाएं क्या होती हैं? घूमती हैं, और उन्हीं से क्या बन जाता है? चक्रवात बन जाता है। और एक बात याद रखिए, जो चक्रवात होते हैं अगर उनकी दिशा की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो कैसे चलते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में। वह जैसे मान लीजिए कोई हवा इधर चल रही है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? जो हवाएं होती है वो किस तरफ मुड़ जाती हैं? अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। किस तरफ मुड़ जाती है? अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जबकि बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो कहाँ मुड़ जाती है? अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा होती है वो घड़ी के विपरीत होती है, मतलब वामावर्त होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा कौन सी होती है? दक्षिणावर्त होती है, मतलब दाईं ओर होती है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जाता है। तो हवाओं की दिशा अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर अलग होती है, और ये दिशाएं अलग किस कारण से होती हैं? कोरोलियस बल के कारण होती है। किस बल के कारण होती हैं? ये कोरोलियस बल के कारण ही होती हैं। तो जब भी चक्रवात आएगा, चाहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए या शीतोष्ण चक्रवात कोई सा भी आए, तो जो हवाएं होती हैं अगर उनकी बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होती है और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होती हैं? दक्षिणावर्त होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब चक्रवात के प्रभाव की, तो सकारात्मक प्रभाव मतलब वर्षा लाते हैं,
सूखा को ये खत्म करते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नुकसान क्या है? जान माल का नुकसान होगा, इससे बाढ़ आएगी, इससे फसल खराब हो जाएगी और तटीय क्षेत्रों के लिए भी ये विनाश का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवात की, जिसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। तो शीतोष्ण चक्रवात में क्या होता है? जब गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में एक सीमा बनती है, जिसको क्या कहते हैं? फ्रंट कहते हैं। और हिंदी में इसको वाताग्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी में इसको वाताग्र भी बोला जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो वाताग्र किस में बनते हैं? तो जो वाताग्र होते हैं वो शीतोष्ण चक्रवात में बनते हैं। तो जो गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती हैं तो उसके बीच में एक सीमा बनती है, जिसी को क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। उनके बीच में जो सीमा बनती है गर्म और ठंडी वायु के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। गर्म वायु ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी वायु कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है। और इस प्रक्रिया से जो बनने वाले चक्रवात होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो जो गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में एक सीमा बनती है, जिसको फ्रंट कहते हैं। और इस प्रक्रिया से जो बनने वाले चक्रवात होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो जब गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती है तो उस जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंट। और ये फ्रंट कई टाइप का होता है, जैसे वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक ऑकुलेंट फ्रंट होता है और एक स्टेशनरी फ्रंट होता है। तो वार्म फ्रंट किसे कहते हैं? जब गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो इससे जो वर्षा हल्की और लगातार होती है और इसके अंदर जो बादल बनते हैं वो कौन से बनते हैं? स्टेटस बादल बनते हैं। कौन से बादल बनते हैं? स्टेटस बादल, जिनको हिंदी में हम स्त्री बादल भी बोलते हैं। तो जब गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती हैं तो जब गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो उससे क्या बनते हैं? जब गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है तो हल्की वर्षा होती है, लगातार होती है और इससे जो बादल बनते हैं वो स्टेटस टाइप के बनते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? वार्म फ्रंट कहते हैं। एक होता है कोल्ड फ्रंट। जब ठंडी हवा तेजी से ऊपर क्या करती है? गर्म हवा को क्या करती है? धकेलती है। जब ठंडी हवा तेजी से गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है तो इससे जो वर्षा होती है तेज और अचानक होती है और इसके कारण जो बादल भी बनते हैं वो कौन से बनते हैं? कोलम्बस। आप बस इतना यहाँ पे ये याद रखिए कि वार्म फ्रंट होता है, एक कोल्ड फ्रंट होता है, एक ऑकुलेंट फ्रंट होता है। जब ठंडा फ्रंट गर्म फ्रंट को पकड़ता है तो इससे किस टाइप की वर्षा होती है? मिश्रित वर्षा होती है। और एक होता है स्टेशनरी फ्रंट, जिसमें दोनों वायु क्या रहती हैं? राशियां स्थिर रहती हैं और इसके द्वारा लंबे समय तक हल्की क्या होती है? वर्षा होती है। तो वर्षा का जब हमने चैप्टर पढ़ा है उसमें अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि फ्रंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बस हाँ, यहाँ इतना याद रखिए, जब भी गर्म वायु और ठंडी वायु आपस में मिलती है उसके बीच एक सीमा बनती है जिसे फ्रंट कहते हैं और इस प्रक्रिया से बनने वाला चक्रवात शीतोष्ण चक्रवात कहलाता है। और ये फ्रंट कई टाइप के होते हैं: वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑकुलेट फ्रंट और स्टेशनरी फ्रंट। अब बात करें शीतोष्ण चक्रवात बनता कहां पर है। तो जो शीतोष्ण चक्रवात है ये 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में बनता है। कहां पर बनता है? सॉरी, जो शीतोष्ण चक्रवात है ये 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच बनता है। तो ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी पृथ्वी है। तो 30 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बनेंगे और 30 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बनते हैं। अगर प्रमुख क्षेत्र की बात की जाए तो यूरोप, अमेरिका और एशिया के कुछ भाग में ये बनते हैं। और भारत में प्रभाव की अगर बात की जाए तो भारत में इन्हीं के कारण क्या होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ आता है। क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ आता है और उसी के कारण क्या होती है? भारत में सर्दियों में क्या होती है? बरसात होती है। तो यही जो शीतोष्ण चक्रवात है इसी के कारण भारत में क्या आते हैं? पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और उसी के कारण जो भारत में वर्षा होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है इंग्लिश में। और उसी के कारण जो भारत के उत्तरी जो उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या होती है? सर्दियों में बरसात होती है। तो जो भारत के अंदर जो बरसात होती है सर्दियों में वो इसी शीतोष्ण चक्रवात के कारण होती है। तो पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कैसे होती है तो बात की जाए तो यूरोप से ठंडी हवा आती है और उत्तरी अफ्रीका से क्या आती है? गर्म हवा आती है। तो यूरोप से ठंडी हवा आती है और उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवा आती है। ये दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उसके बाद में क्या होती है? गर्म हवा ऊपर की तरफ ठंडती है। तो जब ठंडी और गर्म हवा का मिलता है तो उसी से किसका निर्माण हो जाता है? शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। तो जब यूरोप से ठंडी हवा आती है और उत्तरी अफ्रीका से जब गर्म हवा आती है तो जब ये आपस में मिलती है तो उसी से शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है।
और उसके बाद में ये जो हवाएं हैं वो किधर की तरफ चलने लगती हैं, भारत की तरफ। अब ये भारत की तरफ क्यों चलती हैं, जेट स्ट्रीम के कारण ये भारत की तरफ चलती हैं। किसके कारण चलती हैं, जो जेट स्ट्रीम होते हैं इसी के कारण ये भारत की तरफ चलती हैं। तो ये जो चक्रवात होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, जो ये चक्रवात होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर बनते हैं। उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवा आती है और यूरोप से ठंडी हवा आती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो उसी से भूमध्य सागर के ऊपर शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। और इस जब और शीतोष्ण चक्रवात और जेट स्ट्रीम के द्वारा ये भारत की ओर ले जाई जाती है। और ये जो जेट स्ट्रीम होते हैं उसके द्वारा जो ये हवा चक्रवात होता है किसकी तरफ आ जाता है, भारत की तरफ आ जाता है। तो ये जेट स्ट्रीम क्या होता है, तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में बहने वाली प्रबल हवाएं हैं। ये एक संकीर्ण पट्टी में बहते हैं और इनकी ऊंचाई लगभग 9 से 13 किलोमीटर होती है। तो जेट स्ट्रीम की जो हवाएं होती हैं ये 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में चलती हैं और इनकी गति बहुत अधिक होती है। और ये जो हवाएं होती है पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं और इनका पथ कैसा होता है, लहरदार होता है। तो जो जेट स्ट्रीम होती है ये क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से में बहने वाली प्रबल हवाएं हैं। ये संकीर्ण पट्टी में बहती हैं, जैसे ये पट्टी है इसके अंदर ये बहती हैं और इनकी ऊंचाई 9 से 13 किलोमीटर के बीच में होती है। और ये कैसे करती हैं, बहुत तेज गति करती हैं और ये पश्चिम से पूरब की ओर गति करती हैं। किससे करती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। इनकी स्पीड की बात की जाए तो 110 से 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और इनका पथ कैसा होता है, लहरदार होता है। कैसा होता है, इनका जो पथ होता है लहरदार होता है। इसी के कारण जो भूमध्य सागर के ऊपर जो शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, कौन से चक्रवात बनते हैं, शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। इस जेट स्ट्रीम के कारण ही कहां पर पहुंच जाते हैं ये चक्रवात, भारत में पहुंच जाते हैं और भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। तो अब ये जेट धाराओं का प्रभाव अलग अलग होता है। एक होती है ध्रुवीय जेट धाराएं जो ध्रुवों पर चलती हैं, ये इसकी दिशा पश्चिम से पूरब दिशा में होती है। ये ठंडी और तेज हवा होती हैं। और एक होती है उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा, ये सर्दियों के दौरान भारत पर इसका प्रभाव होता है। और किस कब प्रभाव होता है, इसका सर्दियों के दौरान भारत पे उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा का प्रभाव पड़ता है। ये भी पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। और एक होती है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट, कौन सी होती है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट होती हैं। अगर इनकी दिशा की बात की जाए तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में चलती हैं। देखिए अधिकतर जो जितनी भी जेट धाराएं हैं अधिकतर की बात की जाए तो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। लेकिन उसके अंदर एक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट है, ये किधर से किधर चलती है, पूरब से पश्चिम दिशा में चलती हैं। और यही मानसून को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं। भारत के अंदर जो मानसून है उसको मजबूत कौन करती हैं, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट। तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट मानसून के दौरान बहती है और इसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है। तो जेट धाराएं कई प्रकार की होती हैं। एक ध्रुवीय जेट धारा होती है, एक उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा होती है और एक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा होती है। जिसमें ध्रुवीय जेट धारा और उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा इनकी जो दिशा होती है पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा इसकी दिशा होती है वो पूरब से पश्चिम की ओर होती है। तो याद रखिए एग्जाम में अगर पूछा जाए तो जेट धाराओं की दिशा कौन सी होती है, तो जेट धाराओं की जो अधिकतर दिशा होती है मुख्य रूप से ये पश्चिम से पूरब की दिशा में ही चलती है। लेकिन उसके अंदर एक उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट होती है जिसकी दिशा पूरब से पश्चिम दिशा में होती है। और जो ये उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट है ये मानसून के दौरान बहती हैं। और जो उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है ये सर्दियों के दौरान भारत पर क्या डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। और उसी के कारण भारत में क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। तो जब भूमध्य सागर के ऊपर चक्रवात बनते हैं तो जेट धाराओं के कारण ये चक्रवात किधर आ जाते हैं, भारत की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि जो हवाएं हैं वो किधर से किधर चलती हैं, पश्चिम से पूरब। तो ये जो चक्रवात होते हैं ये किधर की तरफ आ जाते हैं, भारत की तरफ आ जाते हैं। और तो उसका जो पश्चिमी जेट सर्दियों में उत्तर भारत में बहती हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ को कहाँ लेकर आती है, भारत में लेकर आती हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उसको जो उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट होती है वो कहाँ पर लेके आती हैं, भारत में लेकर आती हैं। और इसी कारण जो भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। और इसी जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही भारत में क्या होती है, वर्षा होती है।
और ये मानसून को सक्रिय करने में मदद करती है। उसके बाद एक उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट होती है। इनका काम क्या होता है, ये गर्मियों में बनती है और इनकी दिशा कहाँ से होती है, पूरब की पश्चिम की ओर होती है और ये मानसून को सक्रिय करने में मदद करती है। तो भारत के अंदर एक तो उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट होती है, ये पश्चिमी विक्षोभ को कहाँ लेकर आती है, भारत में लेकर आती है। जबकि उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मानसून को सक्रिय करने में मदद करती हैं। तो जो जेट स्ट्रीम है, इनकी दिशा की बात की जाए तो अधिकतर जो इनकी दिशा होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर ही होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट है, इसकी अगर दिशा की बात की जाए तो इसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है। तो भारत के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट है, ये पश्चिमी विक्षोभ को भारत के अंदर लाती हैं और इसी से भारत में क्या होती है, सर्दियों में वर्षा होती है जिसको मावट कहते हैं। और जबकि उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट हैं, ये मानसून को सक्रिय करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं और ये गर्मियों में बनती है। तो पश्चिमी विक्षोभ का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो जेट के कारण किधर आते हैं, भारत की तरफ आने लगते हैं। भारत पर अगर ये किससे टकराते हैं, हिमालय से टकराते हैं। किससे टकराते हैं, हवा हिमालय से टकराने के बाद में ऊपर उठने लगती है। तो इसी के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पे क्या होती है, बर्फ गिरती है और मैदानी क्षेत्रों में क्या होती है, बारिश होती है। तो जब ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो जो हिमालय उत्तराखंड है वहां पर क्या गिरती है, बर्फबारी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और जबकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसमें क्या होती है, मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है। और ये बारिश रबी की फसल के लिए क्या होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। जब हम गेहूं बोलते हैं, गेहूं की फसल जो रबी की फसल के अंदर ही आती है। गेहूं जो ये किसके अंदर आते हैं, रबी की फसल के अंदर आते हैं, सरसों। तो गेहूं जो सरसों ये रबी की फसल के अंदर आते हैं। और ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये रबी की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और इसके कारण जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। तो पश्चिम विक्षोभ के कारण ही भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। और ये कौन से चक्रवात के कारण ये पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, तो शीतोष्ण चक्रवात के कारण ही आते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात की जो दिशा की बात की जाए तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश में होते हैं। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाए जाएंगे और 30 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। तो ये दोनों गोलार्ध में बनते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर कहाँ पर बनते हैं, ये समुद्र में बनते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में यूरोप में बनते हैं, नॉर्थ पैसिफिक, जापान और यूएसए में बनते हैं, कनाडा के अंदर बनते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दक्षिणी गोलार्ध में, ये अधिकतर कहाँ पर बनते हैं, समुद्र में। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 60 डिग्री जो अक्षांश है उसमें क्या आता है, अधिकतर समुद्र आता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतर शीतोष्ण चक्रवात कहां पर बनते हैं, समुद्र में बनते हैं। अब बात की जाए शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताओं की, तो इसकी जो हवा की गति होती है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्या होती है, कम होती है। कितनी होती है, ये 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। आकार की बात की जाए तो इनका जो आकार है वो क्या होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। जो शीतोष्ण चक्रवात है उनका आकार की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में बड़ा होता है और ये अधिक समय तक चलता है। क्या चलता है, जो शीतोष्ण चक्रवात है ये अधिक समय तक चलते हैं और इसके अंदर आंख नहीं होती। क्या नहीं होती, इस प्रकार के चक्रवात होते हैं उसके अंदर क्या नहीं होती, आंख नहीं होती। मैंने बताया था ना, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके बीच में क्या रहता है, आंख क्षेत्र रहता है। कौन सा क्षेत्र रहता है, आंख। तो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल मौसम साफ रहता है। लेकिन शीतोष्ण चक्रवात के अंदर वो आंख नहीं पाई जाती है। अब बात की जाए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण चक्रवात दोनों में अंतर की बात की जाए, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर अक्षांश की बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये 0 से 30 डिग्री और मुख्य रूप से ये 5 से 30 डिग्री पाए जाते हैं। कहां से पाए जाते हैं, 5 से 30 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। अब अक्षांश के बीच में पाए, तो 0 को क्यों नहीं लेते, 0 को इसलिए नहीं लेते क्योंकि 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा होती है उस पर कोरोलियस बल नहीं होता। कोरोलियस बल का मान 0 होता है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए क्या चाहिए, कोरोलियस बल चाहिए। इसीलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री को थोड़ा नहीं काउंट किया जाता। तो ये मुक्त कहां पर आते हैं, 5 से 30 डिग्री के बीच में होते हैं। और बात की जाए शीतोष्ण चक्रवात की तो ये 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में बनते हैं। तो 30 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी गोलार्ध और 30 से 65 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके बीच में बनते हैं। अगर स्पीड की बात की जाए तो 120 से 250 किलोमीटर लगभग इनकी गति होती है। ये अधिक विनाशकारी होते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात होती है इनकी स्पीड धीमी होती है, 30 से 50 किलोमीटर घंटा लगभग होती है। ये कम विनाशकारी होते हैं लेकिन अधिक प्रभावी होते हैं।
क्या होते हैं, ये विनाशकारी कम होते हैं लेकिन अधिक प्रभाव डालते हैं, मतलब ये दूर तक बहुत बड़े एरिया में प्रभाव डालते हैं। अगर बात की जाए आगे बढ़ने की गति, तो ये समुद्र के ऊपर बहुत तेज लेकिन जमीन पर पहुंचने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये समुद्र के ऊपर बहुत तेज होते हैं लेकिन जमीन पर पहुंचने पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अगर बात की जाए शीतोष्ण चक्रवात की, तो जो शीतोष्ण चक्रवात हैं वो स्थिर गति से चलते हैं और जमीन तथा समुद्र दोनों पर लंबे समय तक बने रहते हैं। तो अगर बढ़ने की बात की जाए तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये समुद्र के ऊपर बहुत तेज होते हैं लेकिन जमीन पर पहुंचने पर क्या हो जाते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो स्थिर गति से चलते हैं और जमीन तथा समुद्र दोनों पर लंबे समय तक बने हुए रहते हैं। अगर बात की जाए दाब की, तो केंद्र में दाब उष्णकटिबंधीय चक्रवात में बहुत कम होता है और समदाब रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है। अगर बात की जाए शीतोष्ण की, तो केंद्र में दाब कम होता है लेकिन उष्णकटिबंधीय से क्या होता है, अधिक होता है। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसके अंदर जो केंद्र में दाब बहुत ही कम होता है, लेकिन शीतोष्ण चक्रवात में दाब कम होता है लेकिन उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में जो दाब होता है उसकी तुलना में कम नहीं होता। अगर बात की जाए आकार की, तो इसका व्यास छोटा होता है 150 से 300 किलोमीटर, जबकि अगर बात की जाए शीतोष्ण चक्रवात की तो इसका व्यास बहुत बड़ा होता है, ये 1000 से 2000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब बात की जाए वर्षा की, तो अत्यधिक और तीव्र वर्षा जो अचानक रुक जाती है, क्या होती है, इससे अत्यधिक और तीव्र वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, लेकिन वो अचानक क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन शीतोष्ण चक्रवात से धीमी और स्थिर वर्षा बूंदाबांदी जो कई दिनों तक चल सकती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अत्यधिक और तीव्र वर्षा होती है जो अचानक रुक जाती है, लेकिन शीतोष्ण चक्रवात में धीमी और स्थिर वर्षा मतलब बूंदाबांदी होती रहती है और ये कई दिनों तक चल सकती है। अगर बात की जाए फ्रंट्स की, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसमें कोई फ्रंट नहीं बनता जिसको हिंदी में वाताग्र बोलते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में क्या बनते हैं, वाताग्र बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रंट बनते हैं। और फ्रंट कब बनते हैं, जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो उनकी जो सीमा होती है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रंट कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में फ्रंट नहीं बनते लेकिन शीतोष्ण चक्रवात में फ्रंट बनते हैं। अगर बादलों की बात की जाए तो ये क्यूमुलोनिम्बस बादल होते हैं इसके अंदर, जिसको हम कपासी बादल बोलते हैं। कपासी वर्षा वाले बादल, इनसे बहुत अधिक वर्षा होती है, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में स्टेटस और निम्बो स्टेटस बादल बनते हैं, इनसे वर्षा होती है लेकिन इतनी ज्यादा मूसलाधार वर्षा नहीं होती। ऊर्जा का अपव्यय की बात की जाए तो भूस्खलन पर ऊर्जा का अपव्यय होता है और ये जमीन पर भी सक्रिय रहते हैं। तो अगर बात की जाए इसका नष्ट होना, तो ये भूस्खलन पर इसकी ऊर्जा का अपव्यय होता है, लेकिन शीतोष्ण चक्रवात जमीन पर भी क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। अगर तापमान के वितरण की बात की जाए तो इसमें लगभग समान होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, गर्म और ठंडा क्षेत्र आपस में मिलते हैं, उसी के कारण शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। अब बात करें एक पृथ्वी चक्रवात क्या होता है। अभी हमने चक्रवात की बात की, उसके अंदर हमने शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की। अब होता है एक पृथ्वी चक्रवात। क्या होता है, पृथ्वी चक्रवात। तो पृथ्वी चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में उच्च दाब होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, निम्न दाब होता है। तो इसमें जो हवाएं होते हैं वो केंद्र से कहाँ चलती हैं, बाहर की तरफ चलती है। कहाँ चलती हैं, पृथ्वी चक्रवात में जो हवाएं होती हैं वो केंद्र से बाहर की तरफ चलती हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र होता है केंद्र के अंदर। ये 2 बार रिपीट हो गया है, इसको आप काट लीजिए, इसको जरूर नहीं, ये 2 बार क्या हो गया, रिपीट हो गया है। तो केंद्र के अंदर उच्च दाब क्षेत्र होता है और दबाव केंद्र में क्या होता है, सबसे अधिक होता है और दबाव बाहर की ओर घटता है, और इसी के कारण जो हवाएं होती हैं वो केंद्र से कहाँ चलती हैं, बाहर की ओर चलती हैं। तो पृथ्वी चक्रवात में जो हवाएं होती हैं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, क्योंकि केंद्र में उच्च दाब होता है, बाहर की तरफ निम्न दाब होता है, और हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की चलती है। लेकिन चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में दाब निम्न होता है, बाहर की तरफ दाब उच्च होता है, इसलिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती है। पृथ्वी चक्रवात का निर्माण कैसे होता है, तो इसके अंदर क्या होती है, हवा ऊपर ठंडी होती है। क्या होती है, हवा ऊपर ठंडी होती है और क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। तो क्या होती है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर होकर के क्या होती है, ठंडी हो जाती है और क्या हो जाती है, भारी होती है। भारी होने के बाद हवा क्या होती है, नीचे गिरती है। क्या होती है, नीचे गिरती है, और नीचे आकर क्या बनता है, दबाव बढ़ता है। उस पर क्या बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, और हवा किधर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ फैलने लगती है। तो जैसे हवा नीचे उतरती है तो उस पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है,
और उस दबाव के कारण जो हवा है वो कहाँ फैलने लगती है, बाहर की तरफ बलती है, और इसके अंदर ये क्या बनाता है, एक अपसारी तंत्र बन जाता है। तो पृथ्वी चक्रवात के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, हवा ऊपर ठंडी होती है और उसके बाद में नीचे उतरती है। सतह पर क्या रहता है, उच्च दाब रहता है, इसलिए जब हवाएं नीचे की तरफ आती हैं तो ये क्या होती हैं, बाहर की तरफ फैल जाती हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, अपसारी तंत्र कहते हैं। तो पृथ्वी चक्रवात में मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें हवा नीचे उतरती है और इसके अंदर बादल नहीं बनते, क्योंकि जब हवा नीचे उतरती है तो क्या होती है, हवा फैल जाती है। क्या होती है, हवा चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि क्या होता है, इसमें जमीन पर उच्च दाब होता है। उच्च दाब के कारण हवाएं क्या होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, तो ये हवाएं बाहर की तरफ फैल जाती हैं, और इसके कारण जो मौसम होता है वो साफ रहता है, बारिश नहीं होती, सर्दियों में कोहरा बन सकता है। और इसी कारण सर्दियों में क्या बन सकता है, कोहरा बन सकता है। दिन के दौरान तापमान अधिक रहता है। तो जब भी पृथ्वी चक्रवात आएगा तो पृथ्वी चक्रवात में मौसम का क्या रहेगा, तो इसके अंदर साफ रहेगा मौसम, बारिश नहीं होती है। सर्दियों में इसके अंदर क्या बन सकता है, कोहरा बन सकता है, और दिन के दौरान इसके अंदर तापमान अधिक रहता है। तो मैंने आपको चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात दोनों के बारे में बताया। अब इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बात की जाए सबसे पहले विशेषताओं की, तो केंद्र में वायु दाब की बात करें तो चक्रवात के अंदर केंद्र में निम्न दाब होता है, जबकि बाहर की तरफ क्या रहता है, दाब अधिक होता है, जिससे हवाएं बाहर से कहाँ आती हैं, केंद्र की तरफ आती हैं। लेकिन बात की जाए पृथ्वी चक्रवात में, पृथ्वी चक्रवात में केंद्र में क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, मतलब उच्च दाब रहता है, और बाहर की तरफ निम्न दाब रहता है, इससे हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ जाती हैं। अगर बात की जाए हवाओं की दिशा, तो अगर बात की जाए चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं होती हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसी रहती हैं, क्लॉकवाइज रहती हैं। और अगर बात की जाए पृथ्वी चक्रवात में, तो पृथ्वी चक्रवात में अगर हवाओं की बात की जाए तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। तो ये याद रखिए, ये कई बार कंफ्यूज होते हैं। अगर चक्रवात आएगा तो जब भी चक्रवात आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा है जो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी रहेगी, क्लॉकवाइज। अगर पृथ्वी चक्रवात है तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा है वो क्लॉकवाइज रहती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रहती है। ये याद रखिए, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है। तो ये ऐसे रहेगी, हवा की दिशा कैसे रहेगी, हवा इसमें ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और जबकि पृथ्वी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात की जाए वायु के प्रभाव की, तो इसमें परिधि से केंद्र की ओर आती है। वायु क्या होती है, क्योंकि केंद्र में निम्न दाब रहता है तो इसलिए हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ आती हैं, जबकि पृथ्वी चक्रवात में जो हवाएं हैं वो केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। अगर बात की जाए पवनों की गति की, तो इसमें हवाएं क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। क्या होती हैं, चक्रवात में हवाएं ऊपर उठती हैं, जबकि पृथ्वी चक्रवात में हवाएं नीचे उतरती हैं। अगर बात की जाए मौसम की स्थिति की, तो चक्रवात में बादल छाए रहते हैं, भारी वर्षा होती है और तूफान आते हैं, तूफानी मौसम रहता है, जबकि पृथ्वी चक्रवात में साफ, शांत और सुखद मौसम रहता है। तो जब भी पृथ्वी चक्रवात आते हैं तो उसमें मौसम एकदम शांत रहता है और साफ रहता है, लेकिन चक्रवात के अंदर बादल छाए रहते हैं, भारी वर्षा होती है और मौसम कैसा रहता है, तूफानी रहता है। अगर प्रभाव की बात की जाए तो जो चक्रवात होते हैं वो आमतौर पर विनाशकारी होते हैं, जबकि जो पृथ्वी चक्रवात होते हैं वो मौसम में स्थिरता लाते हैं, जिससे नुकसान बहुत कम होता है। तो अभी तक हमने चक्रवात के बारे और पृथ्वी चक्रवात के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। हमने चक्रवात के अंदर जाना कि चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक शीतोष्ण चक्रवात। उसके बाद में हमने पृथ्वी चक्रवात के बारे में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले चक्रवात किस प्रकार के दाब क्षेत्र में बनता है, तो चक्रवात किस प्रकार के दाब क्षेत्र में बनता है, तो निम्न दाब क्षेत्र में बनता है। किसमें बनता है, निम्न दाब। तो जब भी चक्रवात बनेगा तो केंद्र में जो दाब रहेगा वो लो प्रेशर रहेगा और हवाएं बाहर से कहाँ आती हैं, केंद्र की तरफ आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाएं किस दिशा में घूमती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वो किस दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। किस दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये हवाएं किस कारण से घूमती हैं, तो ये कोरोलियस बल होते हैं, उसी के कारण ये हवाएं क्या हो जाती हैं, घूम जाती है। अब ये कोरोलियस बल क्या है, अगर इसके बारे में अच्छे से पूरा डिटेल में जानना है तो इसी वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमने प्लेलिस्ट में कोरोलियस
बल के ऊपर एक अलग से क्लास ली हुई है, वहां पर अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की हवाओं की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, और क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए न्यूनतम समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए न्यूनतम समुद्री तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चक्रवात की आंख की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो जो चक्रवात की आंख होती है वो क्या होता है? सबसे शांत क्षेत्र होता है। क्या होता है? जो चक्रवात की आंख होती है वो सबसे शांत क्षेत्र होता है, उसके अंदर कोई बादल नहीं होता, मौसम एकदम साफ रहता है। तो जो सबसे शांत भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो चक्रवात की ऊर्जा है उसका मुख्य स्रोत है वो समुद्र की ऊष्मा है। क्या है? समुद्र की ऊष्मा। शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किसके मिलने से होता है? तो जो शीतोष्ण चक्रवात है उसका निर्माण होता है वो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो जब जो विपरीत प्रकृति की हवाएं आपस में मिलती हैं, गर्म और ठंडी हवाएं, तो उससे किसका निर्माण होता है? शीतोष्ण चक्रवात का। पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं? तो जो भूमध्य सागर होती है उसके अंदर यूरोप से ठंडी हवाएं आती हैं और उत्तरी अफ्रीका से गर्म हवाएं जब आपस में भूमध्य सागर में मिलती हैं तो वहां पर क्या बनते हैं? शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं। और ये शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, ये जेट स्ट्रीम के कारण किधर आ जाते हैं? भारत में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? भारत में आ जाते हैं। और भारत में इन्हीं के कारण क्या होती है? बरसात होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? तो भूमध्य सागर से आने वाली निम्न दाब प्रणाली है। तो पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होकर भारत में क्या लाते हैं? वर्षा लाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत के किस भाग में वर्षा लाते हैं? तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत में मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाते हैं। कहां पर लाते हैं? उत्तर पश्चिम भारत, जिसके अंदर राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, यूपी आता है, दिल्ली आता है। यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जेट स्ट्रीम क्या होती है और ये किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो जो जेट स्ट्रीम होती है ये तेज वायु धारा होती है। ये क्षोभ मंडल के अंदर 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर बहती है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जेट स्ट्रीम की दिशा सामान्यतः क्या होती है? तो सामान्यतः अधिकतर जो जेट स्ट्रीम है उनकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्वी होती है। उसके अंदर मैंने एक जेट स्ट्रीम आपको बताया था, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जो बताया था, उसकी दिशा क्या होती है? पूरब से पश्चिम होती है। लेकिन अधिकतर जितने सामान्य जेट स्ट्रीम है उनकी जो दिशा होती है वो कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए और अगर आप पश्चिम से पूरब दिया हुआ है तो आपका आंसर क्या रहेगा? पश्चिम से पूरब। पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य स्रोत क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ का जो मुख्य स्रोत क्षेत्र कौन सा होता है? भूमध्य सागर होता है, क्योंकि भूमध्य सागर के अंदर ही जो अफ्रीका से गर्म हवाएं और यूरोप से ठंडी हवाएं आकर के मिलती हैं और वहीं पर किसका निर्माण होता है? शीतोष्ण चक्रवात का। और शीतोष्ण चक्रवात के कारण ही क्या आती है? भारत में क्या आता है? वर्षा आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राजस्थान में मावठ कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ का मुख्य स्रोत क्षेत्र कौन सा होता है? भूमध्य सागर होता है, क्योंकि इसका उद्गम होता है वो भूमध्य सागर क्षेत्र में ही होता है। पश्चिमी विक्षोभ किस मौसम में भारत में अधिक सक्रिय होते हैं? तो जो पश्चिम विक्षोभ होते हैं वो किस मौसम में भारत में अधिक सक्रिय होते हैं? तो सर्दियों में होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में कौन सी फसल को लाभ होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो भारत के अंदर कौन सी फसल को लाभ होता है? गेहूं की फसल को। अगर हम बोले तो रबी की फसल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर गेहूं आता है, सरसों आते हैं। और क्या गेहूं सरसों जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं, रबी की फसल के अंदर ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है? गेहूं, सरसों और जौ होते हैं। इनके लिए पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है? लाभ होता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होती है? बरसात होती है, इसलिए जो खेतों में क्या नहीं देना पड़ता? पानी नहीं देना पड़ता है। जेट स्ट्रीम का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जेट स्ट्रीम का उपयोग विमान के क्षेत्र में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? विमान के क्षेत्र में किया जाता है। विमान तेज गति के लिए इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में विमान गति करते हैं और इसका उपयोग करके क्या करते हैं? वो गति करते हैं। तो जेट स्ट्रीम का उपयोग किस क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है? जो विमान के तेज गति के लिए इसका अधिक उपयोग किया जाता है।
भारत में चक्रवात सबसे अधिक किस क्षेत्र में आते हैं? तो अगर बात की जाए भारत में चक्रवात, तो सबसे अधिक पूर्वी तट में आते हैं। अगर कहाँ पे आते हैं? पूर्वी तट का मतलब हो गया बंगाल की खाड़ी। तो अगर ये मान लीजिए कोई भारत है हमारा, तो ये इधर बंगाली खाड़ी और इधर अरब सागर होता है, तो जो सबसे ज्यादा चक्रवात वो बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी तट बोलते हैं। जबकि जो हमारा जो अरब सागर है वो कौन सा तट कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वायु की जितनी गति होगी उतना ही क्या रहेगा? चक्रवात की तीव्रता रहेगी, और उसको टी स्केल से मापा जाता है। किसे मापा जाता है? और अगर बात की जाए चक्रवात की शक्ति को, तो चक्रवात की शक्ति को टी स्केल से मापा जाता है। और तीव्रता किससे मापी जाती है? जितना वायु का वेग रहेगा उतनी चक्रवात की क्या रहती है? तीव्रता रहती है। चक्रवात में हवा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो चक्रवात में जो हवा का प्रवाह होता है वो केंद्र की ओर होता है। किसकी ओर होता है? बाहर से केंद्र की ओर होता है। चक्रवात का आकार सामान्यतः कैसा होता है? तो सामान्यतः जो चक्रवात का आकार होता है वो गोलाकार होता है। चक्रवात के बाहरी भाग में क्या पाया जाता है? तो जो चक्रवात का जो बाहरी भाग होता है उसमें क्या होती है? तेज हवाएं होती हैं। लेकिन चक्रवात का जो आंतरिक भाग, जिसको हम आंख बोलते हैं, वो क्या होता है? एकदम शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का जीवन काल सामान्यतः कितना होता है? तो जो चक्रवात होते हैं वो कई दिन तक चलते हैं। कैसे चलते हैं? कई दिनों तक चलते हैं। चक्रवात किस प्रकार के क्षेत्र में नहीं बनता? तो अगर बात की जाए चक्रवात की, तो किस प्रकार के क्षेत्र में नहीं बनेगा? गर्म समुद्र में, या ठंडा समुद्र में, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, या महासागर में? तो इसका आंसर हो गया बी। कौन सा? ठंडा समुद्र। तो जो चक्रवात होते हैं वो ठंडे समुद्र में नहीं बनते, क्योंकि ठंडे समुद्र में चक्रवात को क्या नहीं मिलती? ऊर्जा नहीं मिलती है। चक्रवात का मुख्य कारण क्या है? तो चक्रवात का मुख्य कारण क्या होता है? दाब का अंतर ही होता है। क्योंकि केंद्र के अंदर दाब कम हो जाता है, बाहर की तरफ दाब क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। उसके कारण ही क्या बनते हैं? चक्रवात बनते हैं। तो इसका आंसर हो गया दाब का अंतर। चक्रवात के बनने के लिए कौन सी स्थिति जरूरी है? तो चक्रवात बनने के लिए कौन सी स्थिति जरूरी है? तो केंद्र में क्या होना चाहिए? निम्न दाब। केंद्र में क्या होगा? जब निम्न दाब रहेगा तो हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ आती हैं और तभी चक्रवात बनते हैं। तो चक्रवात बनने के लिए केंद्र में क्या होना चाहिए? निम्न दाब होना चाहिए। चक्रवात के साथ कौन सी प्राकृतिक घटना जुड़ी हुई है? तो जब भी चक्रवात आता है तो उसके साथ में क्या आता है? तूफान आता है, क्योंकि इसमें हवाएं क्या चलती हैं? बहुत तेज चलती हैं। तो चक्रवात के साथ कौन सी प्राकृतिक घटना जुड़ी हुई है? तो तूफान। चक्रवात का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? तो अगर चक्रवात की बात की जाए तो उसका जो प्रभाव होता है सबसे ज्यादा समुद्री तटों पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? समुद्री तटों पर पड़ता है। पर्वत, मरुस्थल और मैदान पर इतना नहीं पड़ता। जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो उसमें क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है जब चक्रवात आते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रभाव चक्रवात का किस पर पड़ता है? समुद्री तट पर पड़ता है। पृथ्वी चक्रवात किस प्रकार के दाब क्षेत्र में बनते हैं? तो जो पृथ्वी चक्रवात होते हैं उच्च दाब क्षेत्र में बनते हैं। किसमें बनते हैं? उच्च दाब क्षेत्र में। इसमें क्या होता है? केंद्र में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, जबकि बाहर लो प्रेशर होता है और हवा केंद्र से बाहर की तरफ चलती है। पृथ्वी चक्रवात में हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? तो पृथ्वी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा क्लॉकवाइज होती है, और जबकि पृथ्वी गोलार्ध में, तो पृथ्वी चक्रवात में अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा की दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी चक्रवात में हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणी भारत। और अगर बात की जाए पृथ्वी चक्रवात में हवा की दिशा की दक्षिणी गोलार्ध में बात की जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसी रहती है? एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो हमसे किसका पूछा है? पृथ्वी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा कैसी रहेगी? तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए चक्रवात की, तो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रहती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहती है। लेकिन पृथ्वी चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज रहती है। पृथ्वी चक्रवात में हवा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी चक्रवात में हवा का प्रवाह कैसे होता है? केंद्र से बाहर की तरफ होता है। पृथ्वी चक्रवात का मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके अंदर जो मौसम साफ और शुष्क मौसम रहता है। ना तो वर्षा होती है, ना ही तूफान आते, ना ही बर्फ गिरती है। मौसम कैसा रहता है? साफ और शुष्क रहता है। पृथ्वी चक्रवात में बादल क्यों नहीं बनते? तो पृथ्वी चक्रवात में बादल इसलिए नहीं बनते, नीचे उतरती हवा के कारण। क्या होती है? इसमें जो हवा होती है वो कहाँ होती है? नीचे उतरती है, और इसी के कारण बादल नहीं बनते हैं।
पृथ्वी चक्रवात का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक देखा जाता है? तो पृथ्वी चक्रवात के अगर प्रभाव की बात की जाए तो इसका प्रभाव मरुस्थल क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या रहता है? अधिक होता है। पृथ्वी चक्रवात में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो जो पृथ्वी चक्रवात होते हैं उसमें आकाश साफ और नीला दिखाई देता है। पृथ्वी चक्रवात की गति सामान्यतः कैसी रहती है? तो जो पृथ्वी चक्रवात होते हैं उनकी गति की बात की जाए तो सामान्यतः धीमी रहती है, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलता है। पृथ्वी चक्रवात में नमी स्तर कैसा होता है? तो पृथ्वी चक्रवात के अंदर जो नमी का स्तर होता है वो भी बहुत ही कम रहता है। पृथ्वी चक्रवात के दौरान हवाएं किस दिशा में फैलती हैं? तो पृथ्वी चक्रवात में मैंने बता दिया, जो हवाएं होती हैं वो किस दिशा में फैलती हैं? केंद्र से बाहर की ओर। पृथ्वी चक्रवात किस प्रकार के मौसम का संकेत है? तो जो पृथ्वी चक्रवात होते हैं वो स्थिर और साफ मौसम का संकेत होता है। पृथ्वी चक्रवात का समुद्र पर क्या प्रभाव होता है? तो शांत समुद्र होता है, तो समुद्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र होता है वो कैसा रहता है? शांत रहे, ना तो उसके अंदर ऊंची लहरें आएंगी पृथ्वी चक्रवात के कारण, ना ही तूफान आएगा, ना ही बाढ़ आएगा। कैसा रहेगा? समुद्र शांत रहता है। पृथ्वी चक्रवात में बादलों की मात्रा कैसी रहती है? तो पृथ्वी चक्रवात के अंदर जो बादलों की मात्रा होती है वो कैसी रहती है? कम रहती है, क्योंकि इसके अंदर मौसम साफ रहता है, कोई बादल नहीं बनते हैं। पृथ्वी चक्रवात का संबंध किस प्रकार की हवा से है? तो जो पृथ्वी चक्रवात है उसका जो संबंध है वो शुष्क हवा से होता है। किससे होता है? शुष्क हवा से होता है। पृथ्वी चक्रवात से बचाव की आवश्यकता क्यों कम होती है? क्योंकि या ना तो ये खतरनाक है, ना ही इसके अंदर कोई तेज हवाएं चलती हैं, और इसमें जो मौसम कैसा रहता है? स्थिर रहता है। इसलिए पृथ्वी चक्रवात से बचाव की आवश्यकता क्या होती है? बहुत कम है। इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये खतरनाक है, ना इसके अंदर तेज हवाएं होती हैं, और इसके जो मौसम कैसा रहता है? स्थिर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।